जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के प्री सिक्योर जुलाई 14 में हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आज सावन का पहला सोमवार है, तो श्रावण मास के पहले सोमवार की ही आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आई रियली विश दैट देवाधिदेव महादेव की ब्लेसिंग यू ऑल। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर वालों के, सबकी ज़िंदगी में हेल्थ, खुशियाँ हमेशा रहें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही हमारी कामना है। तो चलिए अब हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है अर्थ इंटेलिजेंस। अर्थ इंटेलिजेंस, ये टर्म न्यूज़ में मेंशन था। हमें क्या देखना है कि अर्थ इंटेलिजेंस, सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसका यूज क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या ये अर्थ इंटेलिजेंस, जैसे हम जब भी इंटेलिजेंस की बात करते हो तो हमारे दिमाग में जैसे कहता है रॉ नाम की यूनिट हो गई, हमारे दिमाग में आई भी आता है, तो क्या ये उन सब से रिलेटेड है या कुछ दूसरा है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। देन स्पेस के फील्ड में डिफरेंट डेवलपमेंट को लेकर एक नया डेवलपमेंट फिर क्या होता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। द हिंदू में इससे रिलेटेड एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था, सो वो डिस्कस करेंगे हम। देन एक स्पीसीज जो न्यूज में है, कौन सा स्पीसीज, लाफिंग डोव, तो इसका IUCN स्टेटस क्या है, कहाँ कहाँ इसके स्प्रेड है, किस रीजन में मिलता है। देन रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने जोनल काउंसिल मीट में पार्टिसिपेट किया, तो जोनल काउंसिल मीट क्या है, इसके स्टेचुअरी स्टेटस क्या है या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, वगैरह वगैरह। देन लेक टुर्काना, ये वर्ल्ड मैप से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। लेक टुर्काना, ये लेक टुर्काना भी न्यूज में था, तो वर्ल्ड मैप में ये कहाँ पड़ता है, क्या इसके मेन फीचर्स हैं। लास्ट प्री सिक्योर सेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, ये आज के सेशन का पर्पस होगा। तो पहला क्वेश्चन है अर्थ इंटेलिजेंस से रिलेटेड। अर्थ इंटेलिजेंस, आप यहाँ देख सकते हो द हिंदू में एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल क्या लिखा गया, दैट अर्थ इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग निशे इनटेक एट $20 बिलियन थ्रू 2030। कहा जा रहा है कि जो एंटरप्राइजेस है ना, वो अगले 5 साल में अर्थ इंटेलिजेंस पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो हमें मालूम होना चाहिए कि अर्थ इंटेलिजेंस है क्या। सो पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ इंटेलिजेंस। इसका आंसर होगा ये स्टेटमेंट बी, दैट इट इज यूज ऑफ AI टू जनरेट एक्शनेबल इनसाइट्स फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा कंबाइंड विथ सोशल एंड इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। मतलब AI का यूज करके हमें अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा जो हम रिमोट सेंसिंग से एक्वायर करें या सैटेलाइट इमेजनरी से एक्वायर करें, और साथ ही साथ सोशल एंड इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, इसको कंबाइन करना, ये अर्थ इंटेलिजेंस कहलाएगा। एंड नॉट ओनली गवर्नमेंट बट ऑल्सो द एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, दे वुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन इट, उनके लिए भी ये जरूरी है। सो अर्थ इंटेलिजेंस हमें समझ में आ गया, यूज ऑफ AI, जहां पे अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा को सोशियो इकोनॉमिक डाटा या सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी इंफॉर्मेशन डाटा के साथ कंबाइन किया जाएगा। ये सोशियो इकोनॉमिक डाटा और अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा एंटरप्राइजेज के लिए भी, इवन प्राइवेट एंटरप्राइजेज के लिए भी, साथ ही साथ गवर्नमेंट, दोनों के यूज के लिए, ये उनके पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए या बाकी प्लान्स बनाने के लिए काफी यूजफुल होंगे। इवन इसमें जैसे एक एग्जांपल देखो, मैंने क्या लिखा कि फॉलन ट्रीज विच आर ब्लॉकिंग द रेल रोड ट्रैक्स। अब स्टॉर्म के बाद, कई बार हम देखते हैं स्टॉर्म के बाद, हेवी रेन के बाद ऐसे ट्रीज रेल या रोड नेटवर्क पे गिर जाते हैं, तो उनका यूज क्या हो गया, उनका यूज हमने कैसे कर लिया, सैटेलाइट इमेजनरी से या रिमोट सेंसिंग टेक्निक से हमने वो इमेज निकाल लिया, और फिर हमने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उस रीजन का यूज किया कि ऐसे कंडीशंस, ऐसे केसेस होने की वजह से उस रीजन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। हमने दोनों को कंबाइन किया और फिर अपने पॉलिसी मेजर्स डिसाइड किए। सो दिस वुड बी अर्थ इंटेलिजेंस, ये अर्थ इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर। ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आपके बड़े काम आते हैं, क्योंकि द हिंदू में ऐसे टर्म्स जब भी आए, अब ये ना जनरल साइंस के बुक में आप नहीं पढ़ोगे, बट साइंस एंड टेक जिसको बुलाते हैं प्रीलिम्स में, साइंस एंड टेक में ऐसा टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आपके लिए क्या बन सकता है, हमने क्वेश्चन क्या बनाया, दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, शॉर्ट में बोले तो PAH, कि ये PAH क्या है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एग्जैक्टली में है क्या। पहला स्टेटमेंट, PAH आर फ्लैट रिंग शेप्ड मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एकदम सही है कि जो हमारे PAH हैं, ये फ्लैट रिंग शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें क्या रहता है आपको, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं तो कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये दोनों एलिमेंट्स तो प्रेजेंट रहेंगे ही, तो यस, ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेटेड दैट PAH कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ ऑल कार्बन इन इंटरस्टेलर स्पेस। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि एज पर द एस्ट्रोनॉमर्स, दिस एस्ट्रोनॉमर्स दे में फ्रॉम इसरो, दे में फ्रॉम JAXA जापान स्पेस एजेंसी और NASA, इनके अकॉर्डिंग जो हमारा इंटरस्टेलर स्पेस है उसमें अराउंड 1/5 जो है वो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बना है।
एंड दैट्स वाई इसको लेकर रिसर्च जो भी अर्थ पर चल रहा है वो काफ़ी यूजफुल होगा इंटरस्टेलर एक्टिविटीज़ को, इंटरस्टेलर स्पेस एक्टिविटीज़ को और समझने के लिए और उसमें फ्यूचर रिसर्च के लिए। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, दैट पीएच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट हैव लो सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एक्चुअली यहाँ गलती है, ये वाटर में उतने सॉल्युबल नहीं होते हैं, एक्चुअली लिपिड में या फैट में, बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये फीचर हम आगे भी लिख लेंगे। On Earth, pH are primarily formed through incomplete combustion of pyrolysis of organic material. Yes, this is a process through which Earth पर भी इनका formation possible है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट ऐसे भी निकल सकता है that it is possible on Earth to form polycyclic aromatic hydrocarbons और PAH। हाँ जी, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इनकम्प्लीट कंबसन से पायरोलाइसिस करके ऑर्गेनिक मटेरियल का। PAH lose internal energy when colliding with particles or absorbing high energy radiation. Actually it does not lose, it actually acquire internal energy. So fifth is wrong. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 4। 1, 2 and 4 मतलब ऑप्शन बी। अब यहाँ पे देखिए उसको नोट्स के फॉर्म में हमने अरेंज कर लिया पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को कि ये फ्लैट रिंग शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हम देख चुके हैं। इंटरस्टेलर स्पेस का एक अच्छा खासा पार्ट अराउंड 1/5 इन्हीं पीएच से मिलकर बना है। वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी एक्चुअली लो होती है, लेकिन लिपोफिलिक मतलब लिपिड्स में एंड बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। और जब ये कोलाइड करते हैं, ऑब्वियसली देखो जब ये कोलाइड होगा हाई एनर्जी रेडिएशन के साथ, तो ये एक्चुअली एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। ऐसा थोड़ी कि एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, लूज करेंगे। लूज क्यों करेंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। और इनकम्प्लीट कंबसन से ऑर्गेनिक मटेरियल्स के इनका फॉर्मेशन अर्थ पर भी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग डॉग के ऊपर। दिस स्पीसीज, इंडियन एक्सप्रेस की हम बात करें, यहाँ पे आप ये फोटो देख सकते हो लाफिंग डॉग का, ये न्यूज में मेंशन था। सो रेयर लाफिंग डॉग। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या होता है, इनका स्प्रेड क्या है, कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, इसके साथ इनका IUCN स्टेटस क्या है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे रेयर स्पीसीज का। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, लाफिंग डॉग इज नेटिव टू अफ्रीका। हाँ, अफ्रीका के नेटिव है। मिडिल ईस्ट, हाँ जी, एंड साथ ही साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यस। इट इज नेटिव टू इन ऑल दीज रीजन्स। इन सब रीजन में लाफिंग डॉग हमें इजिली मिल सकते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज ए लिटिल ब्राउन डॉग इन इंडिया। एक बार इस फोटो को देखो तो ये जो ब्राउनिश कलर है ना, इसके वजह से इसको लिटिल ब्राउन डॉग भी बुलाया जाता है इंडिया में। पंचायत वेब सीरीज से लेकर पीस को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया या इंटरनेशनल लेवल पे भी जब सीरीज होती है ना, तो डॉग्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इंडिया में इसे लिटिल ब्राउन डॉग के नाम से बुलाया जाता है। इट्स टिपिकली हैबिटेट इंक्लूड्स ड्राई स्क्रब एंड सेमी डेजर्ट एरियाज वेयर इट फीड्स ऑन द ग्राउंड। अगेन करेक्ट, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कि इसका जो टिपिकल हैबिटेट है वो ड्राई स्क्रब रीजन में या फिर सेमी डेजर्ट एरियाज में होता है। ओके, सो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। हम इनके IUCN स्टेटस की बात करें तो अभी इसको लेकर ज़्यादा थ्रेट कंसर्न IUCN के भी रेड लिस्ट में नहीं है, इसलिए यह लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। मतलब अभी थ्रेटन्ड नहीं है, टिल नाउ इट इज़ नॉट थ्रेटन्ड, अभी ये थ्रेटन्ड नहीं, इसलिए लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में। इसका स्प्रेड हमने देख लिया कि इंडियन कॉन्टिनेंट के साथ साथ अफ्रीकन एंड मिडिल ईस्ट रीजन में भी मिलते हैं। ओके, ठीक है। साथ ही साथ ऑल्सो इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी। देन फोर्थ स्टेटमेंट है जोनल काउंसिल के ऊपर। अब जोनल काउंसिल या इंटर स्टेट काउंसिल या प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग, ये आप अपने पॉलिटी के या गवर्नेंस के क्लासेस में या करंट अफेयर्स के भी क्लासेस में कई बार आपने प्रशांत सर से पढ़ा होगा। अभी रिसेंट में हम देखते हैं कि हमारे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी रांची पहुंचते हैं जोनल काउंसिल के मीट के लिए। ऐसे जनरल काउंसिल के मीट यहाँ देखो जरा इस स्क्रीन पर, पहले उड़ीसा में भी हुआ था 2 साल पहले, तो अलग अलग रीजन में होता है। अब हमारा पर्पस है ये देखना कि ये जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेचुअरी बॉडी है, कैसी बॉडी है, कितने जोनल काउंसिल होते हैं वगैरह वगैरह। सो लेट्स सी इट। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गलत, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, स्टेचुअरी बॉडी होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। डिटेल्स हम आगे देखेंगे। Their main purpose of General Council is to promote cooperation, coordination between states, UTs and central government. यूनियन होम मिनिस्टर प्रेजेंट है जोनल काउंसिल में। और अगर हम एक सिंपल लॉजिक पे लगाएं कि इंडिया को अलग अलग जोन में डिवाइड किया जाता है, कितने जोन में वो अभी हम देखेंगे, तो हमें ये तो समझ में आएगा ना कि कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए है। यस, करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 जोन ऑफ जोनल काउंसिल। एक्चुअली इंडिया इज फॉर्मली डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स ऑफ जोनल काउंसिल। सो थर्ड इज रॉन्ग, ओनली 2 इज करेक्ट। चलिए अब हम इस स्टेटमेंट पर आते हैं।
जोनल काउंसिल स्टेचुरी बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बनाया गया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका आइडिया था, ये भी मैंने आगे नोट्स में तुम्हारे लिए मेंशन करके रखा है, यहाँ देखो दैट दिस वाज एन आइडिया ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनका आइडिया है। तो जोनल काउंसिल एक स्टेचुरी बॉडी हो गया जिसका पर्पस क्या है, द मेन पर्पस इज टू प्रमोट कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट्स यूनियन टेरिटोरी, इसलिए यूनियन होम मिनिस्टर, बाकी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स एंड बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स इस काउंसिल में मीट करते हैं। जोनल काउंसिल्स को नेचुरल डिवीजन, कल्चर, लिंग्विस्टिक एफिनिटी, रिवर सिस्टम, सिक्योरिटी नीड, इन सब के अकॉर्डिंग 5 जोन में डिवाइड किया जाता है। 5 जोन कौन कौन से हो गए, तो एक नॉर्दर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, सदर्न हो गया और फिर सेंट्रल हो गया। इस तरह से 5 जोनल काउंसिल हो गए। अब इन 5 जोनल काउंसिल के अलावा एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर आता है। अगेन हम मिनिस्ट्री नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं रही। तो जोनल काउंसिल में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही वो 5 जोनल काउंसिल और ना ही ये अलग से जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बना है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये भी नहीं, सब स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम उन 5 जोनल काउंसिल का फॉर्मेशन देखते हैं कि इन 5 जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो अगर हम नॉर्दर्न काउंसिल की बात करें तो उसमें हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ आता है। सेंट्रल में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का रीजन आता है। ईस्टर्न में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वेस्टर्न में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। सदर्न जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी वाले रीजन। अब ये ना एग्जैक्टली आपको एक बार में याद नहीं होने वाले हैं, इट्स ओके दैट इवन आई अंडरस्टैंड। प्रीलिम्स में एग्जाम जाने से पहले ना एक बार ये जोनल काउंसिल्स का डिवीजन देख लेना, क्योंकि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, ठीक है, एक बार इन्हें देख लीजिएगा। अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप की जहां तक बात करते हैं तो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप किसी भी जोनल काउंसिल के ऑफिशियल मेंबर नहीं है, इनको स्पेशल इनवाइटी के रूप में सदर्न जोनल काउंसिल में इंक्लूड किया जाता है। ये चीज भी याद रखें, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, आवाज़ मेरी थोड़ी धीमी अगर अभी आ रही होगी, वीक, तो इट्स जस्ट बिकॉज कि आज फास्टिंग में हूँ मैं। सो थोड़ा अपने डिवाइस का आवाज़ इंक्रीज करके इसे सुन लेना, कल से फिर से नॉर्मल उस तरह से हो जाएगा। तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, इसलिए आज का प्री सिक्योर्स का सेशन भी तुम्हारे लिए थोड़ा लेट हो गया। इसे हम लोग फिर से उसी मॉर्निंग वाले टाइम पे कल से कर लेंगे। ओके, बस कंसिस्टेंट आप रहना। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का हमने देख ही लिया कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे बाद में बनाया जाता है एज पर द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971। नाउ हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ जोनल काउंसिल का। हम जोनल काउंसिल के कंपोजिशन की बात करें तो जोनल काउंसिल के कंपोजिशन में जो चेयरमैन होते हैं वो चेयरमैन हो गए हमारे यूनियन होम मिनिस्टर। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसा, वाइस चेयरमैन का, जो कि रोटेशन के बेसिस पे करेंगे, 1 ईयर के लिए इनकी ऑफिस की कैपेसिटी होगी। मतलब हम अब जैसे नॉर्दर्न काउंसिल की बात करें तो नॉर्दर्न काउंसिल में जितने भी स्टेट्स थे, 1 साल के लिए हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर यहाँ पे वाइस चेयरमैन का रोल प्ले करेगा, फिर अगले साल दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को चला जाएगा। इस तरह रोटेशन पे काम चलता है। 2018 में यूनियन कैबिनेट, जिसमें ऑब्वियसली यूनियन कैबिनेट के चेयरमैन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि यूनियन होम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। बाकी जोनल काउंसिल के जिस तरह से चेयरमैन है उसी तरह नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के भी चेयरमैन रहेंगे। और वाइस चेयरमैन किसको बनाया जाएगा, तो मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। आइडिया ऑफ जोनल काउंसिल ये प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में दिया था, ये भी हम याद रखेंगे। अभी मैं तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अटैच करूंगा, वो इंटर स्टेट काउंसिल पर होगा और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर भी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर। देन अब वर्ल्ड मैप पे बेस्ड क्वेश्चन जो कि लेक तुर्काना पे बेस्ड है। सो ये लेक तुर्काना कहाँ है, आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो लेक तुर्काना का, जो द हिंदू में पब्लिश हुआ था। सो एज पर दिस आर्टिकल हमने वर्ल्ड मैप बेस्ड एक क्वेश्चन बनाया। पहला स्टेटमेंट ये दैट द लेक तुर्काना लाइज इन द ईस्टर्न रिफ्ट वैली एंड एक्सटेंड टू द इथियोपिया एट इट्स नॉर्दर्न एंड। एकदम सही बात है कि लेक तुर्काना जो है ये ईस्टर्न रिफ्ट वैली में इथियोपिया के नॉर्दर्न एंड में पड़ता है। अभी हम वर्ल्ड मैप को अगर देखें, ये आप वर्ल्ड मैप को देख सकते हो, यहाँ ये रहा लेक तुर्काना और यहाँ इथियोपिया, केनिया, इस लोकेशन में आप लेक तुर्काना का लोकेशन देख सकते हो एज पर द मैप। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट इज अफ्रीकाज 4th लार्जेस्ट मैप। ये अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट लेक है, नॉट मैप।
इट इज़ अफ्रीकाज 4th लार्जेस्ट लेक। अब आपके लिए एक होमवर्क हो गया कि अफ्रीका में बाकी जो टॉप 3 की बात कर लें, टॉप 3 कौन कौन से लार्जेस्ट लेक हैं ये तुम ढूंढ कर बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड द लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड, एकदम करेक्ट है, ये फैक्ट याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, दैट दिस इज द लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड, लेक तुर्काना। थर्ड स्टेटमेंट, द लेक इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, एकदम करेक्ट, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है जो कि अपने बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। सो तीनों स्टेटमेंट लेक तुर्काना से रिलेटेड सही थे। सो पहले तो हम यहाँ लोकेशन देख लिया हमने लेक तुर्काना का, कि लेक तुर्काना जो है ये नॉर्दर्न रीजन ऑफ केनिया एंड साथ ही साथ इथोपिया वाले नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है लेक तुर्काना, ये देख लो एक बार फिर से मैप देख लो यहाँ, ओके। देन इसे हम अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट लेक भी बुलाते हैं एंड साथ ही साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक की भी पोजीशन इसको मिली हुई है। इट इज़ डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी पड़ता है, हॉट एरिड एंड रिमोट रीजन में पड़ता है एंड हॉट एरिड एंड रिमोट रीजन के अकॉर्डिंग यूनिक बायोडाइवर्सिटी, यूनिक काइंड ऑफ स्पीसीज इस रीजन में मिलते हैं। एक बार लेक तुर्काना को गूगल पे सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि लेक तुर्काना में किस किस स्पीसीज का यूजुअल आप साइटिंग कर सकते हो इस रीजन में, ठीक है। पॉपुलेशन ठीक ठाक है, अराउंड 1 मिलियन पॉपुलेशन इस रीजन में मिलती है, जो कि ऑब्वियसली पेस्चरिज्म, फिशिंग, इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 जुलाई के प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो 11 जुलाई का जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो मेंशन था नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पर। सो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पर बेस्ड पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं क्या, पहला स्टेटमेंट मैंने ये दिया था दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द नेशनल क्रिटिकल मिशन इन 2025 टू एस्टैब्लिश ए रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। क्रिटिकल मिनरल सेक्टर के बारे में मैंने तुम्हें प्री सिक्योर के 11 जुलाई एडिशन में भी बताया था दैट दिस क्रिटिकल मिनरल्स दे आर वेरी मच हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज और सेमीकंडक्टर एंड मेनी अदर सच फील्ड्स। इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल क्रिटिकल मिशन बनाती है, जिसका पर्पस होगा टू critical minerals which are essential for clean energy like solar panels, wind turbines, EVs, energy storage system, semiconductors, इन सारी चीज़ों में इंश्योर करना कि हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स रहें और हम इन सेक्टर्स में अपना वर्क कर सकें। सेकेंड इज करेक्ट। द नेशनल क्रिटिकल मिशन कैन प्ले अ वाइटल रोल टू अचीव इंडियाज एम्स टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 45% बाई 2030, एकदम करेक्ट है। जो हमारा टारगेट है कि हम GDP का 45% तक 2030 तक इमिशन रिड्यूस कर लें एंड 50% ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030, इसको अचीव कर ले। इन सारे गोल को अचीव करने में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन कंट्रीब्यूट करेगा। अब तुम बोलोगे कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, तो जब हम सोलर पैनल ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाएंगे या टर्बाइंस लगा पाएंगे, विंड टर्बाइंस, तो ऑब्वियसली हमारे GDP के जो इमिशन इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, हमारा फॉसिल फ्यूल्स पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा और नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी सोर्स है, इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स है, वो इंक्रीज हो जाएंगे। इस तरह से हम नेट जीरो इमिशन को भी 2070 तक अचीव कर पाएंगे। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस केस। सेकंड क्वेश्चन था रिटेलिएटरी ड्यूटी। रिटेलिएशन हम तब करते हैं जब कोई पर्सन हमारे ऊपर सपोज अटैक कर रहा है, देन वी रिटेलिएट, क्योंकि चुप रहना कमजोरी दिखाता है। तो इकोनॉमी के केस में हम कैसे रिटेलिएट कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम कैसे दिखाते हैं दैट इट इज एन स्ट्रेटजी टू डिक्रीज। देखिए हाँ, पहला स्टेटमेंट क्या है, अ मेजर इनेक्टेड टू कंपेल अनदर कंट्री टू रिड्यूस इट्स टैरिफ और ऑफर ट्रेड कॉन्सेशंस। ये एक ऐसा मेजर है जिससे कि हम दूसरे कंट्री को कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं कि भैया तुम अपने टैरिफ्स को कम करो और ट्रेड कॉन्सेशंस बढ़ाओ हमारे लिए, एक टाइप का रिटेलिएटरी हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या, स्ट्रेटजी टू डिक्रीज रिलायंस ऑन स्पेसिफिक कंट्री बाय ब्रॉडनिंग ट्रेड रिलेशनशिप विद अदर नेशंस। ऐसा नहीं है, दिस कैन बी अ मेजर जिससे कि हम बाकी नेशंस के साथ अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, अपना इंपोर्ट बाकी नेशंस पर डिपेंड कर सकें, बट वो रिटेलिएटरी ड्यूटी में नहीं आता है। सी क्या है, रेगुलेटरी एक्शंस अपार्ट फ्रॉम टैरिफ्स नहीं। द एप्लीकेशन ऑफ ड्यूटीज ऑन फॉरेन गुड्स सोल्ड एट प्राइसेस बिलो देयर फेयर मार्केट वैल्यू, ये भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, इट इज अ मेजर इनेक्टेड टू कंपेल अनदर कंट्री टू रिड्यूस इट्स टैरिफ और ऑफर ट्रेड कंसेशन। उनको कंपेल करना रिटेलिएटरी ड्यूटी लगाकर कि वो अपनी ड्यूटीज कम करें, अदरवाइज हम भी अपनी ड्यूटीज बढ़ाएंगे या टैरिफ रेट्स बढ़ाएंगे, ठीक है।
ये आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है इंटर स्टेट काउंसिल का। तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आप अपने पॉलिटी के क्लासेस के नोट्स में देखिए, या अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है तो आप पॉलिटी के बुक्स को रेफर कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हैं, या इंटरनेट का थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। देन दूसरा क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने यूपीएससी के लिया है। ये देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर चेक करने को बताया गया है इन 3 चीज़ों का, राइट। सो ये हैं आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। कल के सेशन में हम लोग फिर प्री सिक्योर के नए सेशन के साथ मिलेंगे। कीप स्टडिंग, टेक केयर, जय हिंद।